कटाई मई जून में किया जाता है। कब किया जाता है? मई जून में किया जाता है। फालसा का भैया इमेज दिखा दो, ठीक है, अभी सर आएंगे दिखा दिया जाएगा, ठीक है, परेशान ना हो। केपी मौर्य, अरे फालसा दिखा दो, ठीक है, अभी दिखा दिया जाएगा, परेशान ना हो, पहले पढ़ाई करो। तो ये हो गया। इसके बाद हम देखते हैं फालसा की ग्राफ। फालसा का बोटेनिकल नेम ग्रेविया सबनिकुलस, सबनिकुलस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ग्रेविया सबनिकुलस हो जाएगा। तो ये समझ लेना फालसा का बोटेनिकल नेम क्या हो जाएगा? ग्रेविया सबनिकुलस हो जाएगा। फैमिली क्या हो जाएगा? टिलिएसी। क्या हो जाएगा? टिलिएसी। ओरिजिन प्लेस क्या हो जाएगा? भारत। क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाएगा? 36 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 36। फालसा का बोटेनिकल नेम ग्रेविया सबनिकुलस होता है। क्या होता है? ग्रेविया सबनिकुलस। फैमिली या कुल क्या हो जाएगा? तो टिलिएसी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टिलिएसी। ओरिजिन प्लेस है, उत्पत्ति स्थान क्या हो जाएगा? तो भारत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भारत। क्रोमोसोम नंबर कितना हो जाएगा? तो 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 36। तो इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है इसकी फैमिली जो महत्वपूर्ण है, ओरिजिन प्लेस। कुछ क्वेश्चन जो बाई चांस पूछे जा सकते हैं, इसलिए हमें याद सब अच्छी तरीके से होना चाहिए। बोटेनिकल नेम ग्रेविया सबनिकुलस, फैमिली टिलिएसी, ओरिजिन प्लेस भारत, क्रोमोसोम नंबर कितना हो जाएगा? 36। अब हम आगे देखते हैं नेक्स्ट। अब आ जाता है टाइप ऑफ फ्रूट, यानी फल का प्रकार। क्या हो जाएगा? टाइप ऑफ फ्रूट या फल का प्रकार। अब फल का प्रकार क्या हो जाएगा? अष्टफल या ड्रूप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अष्टफल या ड्रूप हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना कि फालसा के फल का प्रकार क्या होता है? अष्टफल या ड्रूप होता है। खाने वाला भाग, इडिबल पार्ट, जिसे इंग्लिश में क्या बोला जाता है? इडिबल पार्ट या खाने वाला भाग। बाह्य एवं मध्य फलवित होता है। क्या होता है? बाह्य एवं मध्य फलवित होता है। तो ये ध्यान रखना, इडिबल पार्ट या खाने वाला भाग इसका क्या हो जाएगा? तो बाह्य एवं मध्य फलवित फल का प्रकार अष्टफल या ड्रूप। प्रोपोगेशन किसके द्वारा किया जाता है? फालसा में प्रोपोगेशन या प्रवर्धन तो सीड द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? बीज द्वारा किया जाता है। देखो फालसा का बोटेनिकल नेम ग्रेविया सबनिकुलस हो जाएगा, फैमिली टिलिएसी, ओरिजिन प्लेस भारत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भारत। क्रोमोसोम नंबर कितना हो जाएगा? तो 36 हो जाएगा। टाइप ऑफ फ्रूट, फल का प्रकार अष्टफल या ड्रूप हो जाएगा। खाने वाला भाग, इडिबल पार्ट या खाने वाला भाग बाह्य एवं मध्य फलवित होता है। क्या होता है? बाह्य एवं मध्य फलवित। प्रोपोगेशन मेथड या प्रवर्धन किसके द्वारा किया जाता है? तो किसके द्वारा किया जाता है? सीड द्वारा किया जाता है, बीज द्वारा। किसके द्वारा? सीड द्वारा, बीज द्वारा किया जाता है। चलिए हम आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए आगे इसमें स्पेसिंग। अब स्पेसिंग कितना रखा जाता है? 3 इंटू 3 मीटर रखा जाता है। कितना? 3 इंटू 3 मीटर रखा जाता है। कितना रखा जाता है? 3 इंटू 3 मीटर रखा जाता है। फूल आने का समय फरवरी से मार्च हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फरवरी से मार्च हो जाएगा। इंडिया उपज कितना होता है? 4 से 5 किलोग्राम प्रति पेड़ प्रति वर्ष होता है। कितना होता है? 4 से 5 किलोग्राम प्रति पेड़ प्रति वर्ष होता है। तो ये समझ लेना, स्पेसिंग 3 इंटू 3 मीटर रखा जाता है। कितना रखा जाता है? 3 इंटू 3 मीटर हो जाएगा। फूल आने का समय जो हो जाएगा फरवरी से मार्च हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फरवरी से मार्च। इंडिया उपज कितना हो जाएगा? 4 से 5 किलोग्राम प्रति पेड़ प्रति वर्ष हो जाएगा। कितना? 4 से 5 किलोग्राम प्रति पेड़ प्रति वर्ष हो जाएगा। ये हमारी करार लगभग समाप्त हो गई है। अब उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट करार। तो इसको याद कर लेना। आप देखते हैं खजूर, डेट पल्म, तो देखेंगे खजूर है जिसे बोला जाता है डेट पल्म। क्या बोला जाता है? खजूर का बोटेनिकल है फोनिक्स डेक्टिलिफेरा। क्या हो जाएगा? फोनिक्स डेक्टिलिफेरा या बोटेनिकल नेम जिसे बोला जाता है। क्या? बोटेनिकल या वनस्पति नाम। तो बोटेनिकल या वनस्पति नाम क्या हो जाएगा? फोनिक्स डेक्टिलिफेरा हो जाएगा। फैमिली इसकी क्या हो जाएगी? एरिकेसिया पामेसी। क्या हो जाएगा? एरिकेसिया पामेसी हो जाएगा। डेट पल्म यानी खजूर। तो बोटेनिकल नेम फोनिक्स डेक्टिलिफेरा हो जाएगा। फैमिली या कुल किस परिवार का सदस्य है?
या कुल का सदस्य है, तो एरिकेसिया पामेसी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एरिकेसिया पामेसी हो जाएगा। अब इसका उत्पत्ति स्थान देखो इराक हो गया। क्या हो गया? इराक। तो डेट पल्म या खजूर, तो इसका उत्पत्ति स्थान इराक। इराक की राजधानी हमने आप सबको बताया बगदाद होता है। क्या होता है? बगदाद। क्रोमोसोम नंबर कितना होता है? 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? गुणसूत्र या क्रोमोसोम नंबर कितना हो जाएगा? तो 36। तो ध्यान रखना, बोटेनिकल नेम ओनिक्स डैक्टिलिफेरा हो जाएगा, फैमिली एरिकेसिया पामेसी हो जाएगा, उत्पत्ति स्थान ईरान, इराक हो जाएगा, सॉरी इराक। इराक की राजधानी बगदाद। क्रोमोसोम नंबर कितना होता है? तो 36 हो जाएगा। 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 36। अब हम आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो फल का प्रकार, टाइप ऑफ फ्रूट। अब फल का प्रकार क्या? अष्टफल या ड्रुप। अभी तक हमने 2-3 करप पढ़ा है, सभी में लगभग यही आ रहा है, अष्टफल या ड्रुप आ रहा। तो टाइप ऑफ फ्रूट या फल का प्रकार अष्टफल या ड्रुप हो जाएगा। इडिबल पार्ट खाने वाला भाग बाय फलवित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बाय फलवित हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना, किसका खाने वाला भाग क्या होता है? खजूर या डेट पल्म का खाने वाला भाग बाय फलवित हो जाता है। इसका पुष्कर्म क्या होता है? स्पाइडिक्स। जैसे हमने बताया था मक्का और केला, मक्का और केला, इन सभी का पुष्कर्म क्या होता है? स्पाइडिक्स होता है। क्या होता है? स्पाइडिक्स। तो खजूर का भी पुष्कर्म क्या होता है? स्पाइडिक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्पाइडिक्स हो जाएगा। तो फल का प्रकार अष्टफल या ड्रुप हो जाएगा। खाने वाला भाग बाय फलभेद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बाय फलभेद हो जाएगा। इसके पुष्कर्म को क्या कहा जाता है? स्पाइडिक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्पाइडिक्स। अब हम आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब तो भारत में सबसे अधिक खजूर का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो राजस्थान में होता है। कहाँ पर? राजस्थान में होता है। राजस्थान की राजधानी आप सबको पता ही होगा, जयपुर, जिसे बोला जाता है पिंक सिटी। क्या यहाँ कहा जाता है? पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाएगा? तो राजस्थान हो जाएगा। कौन सा? राजस्थान होता है। यानी क्षेत्रफल या एरिया, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा होता है? तो राजस्थान। भारत में सबसे अधिक खजूर का उत्पादन यानी डेट पल्म या खजूर का उत्पादन किस राज्य में होता? तो राजस्थान। देखो खजूर का पौधा अधिक लवणता एवं क्षारता के प्रति सहनशील फसल है। क्या? सहनशील फसल है। मतलब आप सब देखे होंगे राजस्थान में क्या होता है? रेगिस्तान है अधिकतर, वहाँ पर रेगिस्तान है, यानी लवणता या क्षारता भूमि अधिकतर वहाँ पर पाई जाती है। लवण से प्रभावित या क्षार से प्रभावित भूमि पाई जाती है। तो इसीलिए इसकी खेती वहाँ पर अधिकतर की जा सकती है, क्योंकि यहाँ पर लवणीय भूमि रहेगा, क्षारीय भूमि रहेगा, उसका कोई ज्यादा उस पर प्रभाव मतलब सहनशील रहेगा, वो सहनशील कर सकता है। मतलब इसमें इसकी खेती आसानी से, लवणीय भूमि रहेगा चाहे क्षारीय भूमि रहेगा, तो उसमें इसकी खेती आसानी से की जा सकती है। तो इसीलिए सहनशील फसल होता है। क्या? लवणता तथा क्षारता से सहनशील फसल हमारी कौन सी है? तो खजूर हो जाएगा। कौन सा? खजूर। अब इसमें आ जाता है प्रोपोगेशन मेथड या प्रवर्धन। ऑफसेट या जिसे बोला जाता है ऑफसेट या सकर्स, दोनों हो जाएगा। ऑफसेट या सकर्स, तो ये ध्यान रखना, सकर्स अलग रहेगा, ऑफसेट। तो इसमें जो प्रोपोगेशन या प्रवर्धन किया जाता है ऑफसेट या सकर्स द्वारा किया जाता है। तो भारत में सबसे अधिक खजूर का उत्पादन राजस्थान, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राजस्थान, सबसे छोटा तो गोवा। और उसके बाद खजूर का जो पौधा होता है या फसल होती है तो लवणता या लवणीय तथा क्षारीय भूमि के प्रति सहनशील होता है। इसमें प्रोपोगेशन या प्रवर्धन किसके द्वारा? सकर्स द्वारा किया जाता है या ऑफसेट द्वारा किया जाता है। तो ये हो गया। इसके बाद हम आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब खजूर का पौधा डायोसियस होता है। क्या होता है? डायोसियस। अब देखो डायोसियस के बारे में हमने आप सबको पूरा परिभाषा बता दिया। अब आप सब उदाहरण बताइए कि इसके पहले हमने आप सबको जो बताया था, तो डायोसियस और कौन कौन से फसल होती है उनका उदाहरण बताइए, क्योंकि कई बार ये पूछा गया। बताइए आप सभी लोग। कि डायोसियस फालसा की वैरायटी कोई ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है, इसलिए उतना नहीं। तुम्हारे सिलेबस में अगर देखेंगे तो फालसा नहीं दिया, ठीक है, लेकिन तो आप सबको पढ़ा दिया जा रहा है जो महत्वपूर्ण है।
तो उसके बारे में ज़्यादा परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। शिव मौर्य बता रहे पपाया, ऋतिक सिंह पपीता, नवनीत शुक्ला पपीता। पॉइंटेड गार्ड, ये भी सही बात है। डायसिस मेज बता रहे हैं, हर्ष शर्मा बता रहे हैं मेज। भैया मेज क्या होता है पता है? मक्का, मोनोसियस। मोनोसियस डायसिस की पहले परिभाषा याद कर लेना, ठीक है? क्या होता है? मेल एंड फीमेल कहाँ पर पाए जाते हैं? डिफरेंट प्लांट या एक ही पौधे पर अलग अलग स्थानों पर, इसको हमने बताया अच्छी तरीके से, ठीक है? चलो ठीक है, काफी स्टूडेंट का लगभग सही है। तो खजूर के जो पौधा डायस, अब आ जाता कि खजूर का पौधा लगाते समय नर तथा मादा पौधों का अनुपात कितना होना चाहिए? 10:1। कितना होना चाहिए? 10:1 रखा जाता है। तो डायोसिस है, हमने पपीता के बारे में बताया। डायोसिस क्या होता है? पपीता भी डायोसिस होता है, और खजूर का पौधा भी डायोसिस। इसको लगाते समय तो नर तथा मादा पौधों का अनुपात 10:1 के रेशियो में। इसमें पॉलिनेशन किसके द्वारा होता है? हाथों द्वारा। किसके? हैंड बाई, यानी हाथों द्वारा इसमें पॉलिनेशन या परागण होता है। तो ये हो गया खजूर। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खजूर में फूल आने का समय, इसमें फूल कब आते हैं? तो फरवरी से मार्च में आते हैं। कब आते हैं? फरवरी से मार्च में। खजूर में शर्करा की मात्रा 60 से 70% होता है। कितना होता है? 60 से 70% होता है। तो ये ध्यान रखना, खजूर में फूल आने के समय फरवरी से मार्च। आम में फूल कब आता है? फरवरी से मार्च। लीची में फूल कब आता है? तो फरवरी से मार्च में। खजूर इसमें शर्करा, खजूर में शर्करा काफी मात्रा में पाया जाता है, तो 60 से 70% पाया जाता है। कितना? 60 से 70%। अब ये पूछा जा सकता है डोका स्टेज किससे संबंधित है? तो खजूर से संबंधित है। खजूर के फलों की तोड़ाई किस अवस्था में करते हैं? तो किस अवस्था में करनी चाहिए? डोका स्टेज में किया जाता है। किस स्टेज में? डोका स्टेज में किया जाता है। तो ये ध्यान रखना, इसमें पूछा जा सकता है डोका स्टेज किससे संबंधित है? खजूर से। खजूर में जो तोड़ाई की जाती है किस अवस्था में की जाती है? डोका स्टेज में की जाती है। खजूर में फूल कब आता है? फरवरी से मार्च। खजूर में शर्करा की मात्रा 60 से 70%। इसकी तोड़ाई किस अवस्था में की जाती है? तो डोका स्टेज में किया जाता है। अब हम आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आज हमने लगभग 2-3 करार समाप्त कर दिया है। 3 करार हो गए। उसका नेक्स्ट करार रहेगा हमारा जो बेल की कल्टीवेशन है, बेल की खेती। उसके बाद हमारे 20 क्वेश्चन जो टेस्ट पेपर है वो लगभग शायद कराए जाएंगे कल, ठीक है? तो आप सबको बता दें, उसमें एनिमल हस्बेंड्री के कुछ क्वेश्चन है और कुछ उसमें हार्टिकल्चर के क्वेश्चन, तो लगभग 20 क्वेश्चन है। तो उसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। एक एक क्वेश्चन अच्छे से याद करिए। उसके बाद जो नेक्स्ट क्लास है सब पढ़ाएंगे एग्रीकल्चर, उसके बाद एग्रोनॉमी, हार्टिकल्चर की जो भी क्लास चलेगी। तो आज के लिए हम इतना रखते हैं। धन्यवाद।
चलिए विद्यार्थियों, आज हम पशुपालन में आगे बात करेंगे। जो लास्ट लेक्चर में छूटा था, दंत सूत्र वगैरह बताने जा रहे थे हम पशुओं के, तो आज दंत सूत्रों के विषय में बात होगी। तो पहले जो बात हो रही थी कि लास्ट क्लास में छूटा था जो दंत सूत्र, तो उसमें बात करेंगे कि दो प्रकार के देखिए दांत निकलते हैं पशुओं में। उम्र आंकने की बात हो रही थी, तो सबसे अच्छी विधि हमने बताई थी आपको कि सबसे अच्छी विधि कौन सी है उम्र आंकने की, तो दांतों द्वारा है। ये टेस्ट में भी आपके पूछा गया था कि दांतों द्वारा उम्र आंकने की सबसे अच्छी विधि है। दो तरीके के दांत निकलते हैं पशुओं के, एक तो अस्थायी दांत निकलते हैं, दूसरा स्थायी दांत निकलते हैं, यानी कि टेम्परेरी और परमानेंट। ठीक है। और अस्थायी दांतों की संख्या पशुओं के जो होती है कैटल्स में 20 होती है, स्थायी दांतों की संख्या जो होती है वो 32 होती है। ठीक है। प्रीमोलर्स अस्थाई में नहीं निकलते हैं, बाद में स्थाई में जो है प्रीमोलर्स निकल आते हैं, और 12 प्रीमोलर्स निकलते हैं, इसीलिए जो है 20 से 32 हो जाती है स्थायी दांतों की संख्या। ठीक है विद्यार्थियों, तो हम बताते हैं किस एज पर कौन से पशु में कितने दांत निकलते हैं, यानी कि कैटल्स की यहाँ पर ज्यादातर बात हो रही है, यानी कि गौवंश की बात हो रही है। तो किस उम्र पर कितने दांत निकलेंगे, कितने टूटेंगे, इसके विषय में यहाँ बात होगी। पहले तो हम देखते हैं सबसे पहला यहाँ पर टेबल देखेंगे दांत निकलने की पशुओं में। ये देखिए, ये अस्थायी कृंतक दांत है, इंसीजर अस्थायी कृंतक दांत है। ठीक है, स्थायी नहीं है, ये टेम्परेरी है। कैसे है? टेम्परेरी है, टेम्परेरी, परमानेंट नहीं है ना, टेम्परेरी है। तो अस्थाई में देखिए एक टेबल आपके सामने बनी हुई है, इसमें लिखा हुआ है सेंटर इंसीजर, मिडिल इंसीजर, लेटरल इंसीजर, कॉर्नर इंसीजर। ठीक है। केंद्रीय कृंतक दांत है, उसके बाद मध्यवर्ती है केंद्रीय, यानी कि जो सबसे पहले बीच में जस्ट होते हैं उन्हें केंद्रीय इंसीजर कहा जाता है, यानी कि सेंट्रल इंसीजर कहा जाता है। उसके बाद मिडिल इंसीजर, उसके बाद लेटरल इंसीजर, उसके बाद कॉर्नर इंसीजर। 3-4 तरीके के होते हैं, सेंट्रल, मिडिल, लेटरल, कॉर्नर, सेंट्रल, मिडिल, लेटरल और कॉर्नर। ठीक है ना। केंद्रीय कृंतक दांत, मध्यवर्ती कृंतक दांत, पार्श्वी कृंतक दांत और पूर्व कृंतक दांत। ठीक है। अब इनके सबके लिखी हुई है एक तरफ उम्र जिसमें ये दांत निकलते हैं, यानी निकलना प्रारंभ होते हैं जैसे इसमें, और उसके बाद लिखा है उम्र जिसमें दांतों में घिसाव प्रारंभ होता है, यानी कि घिसावट जब प्रारंभ होती है दांतों में, तो उसकी बात की जा रही है। तो दोनों चीजें आपको पैरेलल समझनी है। तो पहली बात, केंद्रीय इंसीजर निकलता है जन्म के समय, यानी कि जन्म के समय ही बच्चों में 2 दांत छोटे छोटे उपस्थित रहते हैं। सामने आपने देखा होगा पशुओं के कैटल्स के नीचे की तरफ आपने देखे होंगे 2 दांत इंसीजर आपको देखेंगे छोटे छोटे। ठीक है। तो जन्म के समय। इसके बाद मध्यवर्ती कृंतक दांतों में अगर हम देखेंगे तो 1 सप्ताह बाद ये निकल आते हैं। इसके बाद पार्श्वीय कृंतक दांत लेटरल जो होते हैं वो 2 सप्ताह बाद, और कोर तलन जो होते हैं वो 1 माह बाद निकल कर आते हैं। ठीक है। जन्म के समय जो होता है सेंट्रल इंसीजर होते हैं, उपस्थित होते हैं। उसके बाद जो मिडिल इंसीजर होते हैं वो 1 सप्ताह बाद निकलते हैं। उसके बाद लेटरल इंसीजर जो होते हैं वो आपके निकलते हैं 2 सप्ताह बाद। इसके बाद जो है कोर तलन कृंतक जो होते हैं वो निकलते हैं आपके 1 माह के बाद। ठीक है। तो ये स्थिति होती है। इसके बाद अब देखिए आप उम्र जिसमें दांतों में घिसाव प्रारंभ होता है। ठीक है। अब ये तो जन्म के समय जो दांत थे ये 10 माह में घिसने प्रारंभ हो जाते हैं। कितने देर में? 10 माह में। ये जो है 1 सप्ताह में जो दांत निकले थे ये 15 माह में घिसेंगे। इसके बाद ये 18 माह में घिसने प्रारंभ हो जाते हैं। और अगर मोटा मोटा कहें, एक प्रश्न मोटा मोटा ये आता है कि कब पशुओं के सारे अस्थायी दांत घिस जाते हैं। ठीक है। एक मोटा प्रश्न आता है, कब पशुओं के सारे अस्थायी दांत के सारे, यानी कि सब अस्थायी दांत घिस जाते हैं। कौन से दांत घिस जाते हैं? अस्थायी दांत। ठीक है। कौन से दांत घिस जाते हैं? अस्थायी दांत घिस जाते हैं। तो हम कहेंगे 1.25 वर्ष में। कब? या फिर कहेंगे 21 माह या 1.25 वर्ष, है ना। तब क्या होता है
कि सारे के सारे अस्थायी दांत जो है वो घिस जाते हैं। देखिए आप नीचे की तरफ अगर जाएंगे तो 21 माह के में सारे के सारे अस्थायी दांत जो होते हैं वो गिर जाते हैं। तो ये अस्थायी दांतों की स्थिति है कि जन्म के समय मिडिल इंसीजर होते हैं, उसके एक सप्ताह बाद जो जन्म के समय सेंट्रल इंसीजर होते हैं, उसके एक सप्ताह बाद मिडिल इंसीजर, देन लेटरल इंसीजर, देन कॉर्नर इंसीजर। ठीक है, तो ये एक सप्ताह बाद निकलते हैं, फिर 2 सप्ताह बाद, फिर 1 माह बाद। ठीक है, और घिसाई होती है इनमें प्रारंभ 10 माह से लेकर के 21 माह तक घिसते जाते हैं। 10 माह, 15 माह, 18 माह, 21 माह, इस तरीके से। तो इन सभी को याद कर लेना। एक मोटा मोटा प्रश्न इसके लास्ट में हमने बताया था कि ये भी पूछा जाता है कि सारे अस्थायी दांत कब घिस जाते हैं, सारे अस्थायी दांत कब घिस जाते हैं। तो सारे अस्थायी दांत जो होते हैं वो 21 माह में घिस जाते हैं। कितने माह में? 21 माह में घिस जाते हैं। ठीक है, तो ये आप या 1.25 वर्ष। चलिए आगे अगला देखिए, इसमें एक ये और टेबल दी गई है, स्थायी कृंतक धातु। अभी बात कर रहे थे टेम्परेरी, अब कर रहे हैं परमानेंट। परमानेंट इंसीजर है ना, परमानेंट इंसीजर है यानी कि स्थायी कृंतक दांत है। परमानेंट है, अभी टेम्परेरी की बात हो रही थी, अब बात होगी परमानेंट की। तो परमानेंट में हम देख रहे हैं कि दांतों के नाम लिखे हुए एक तरफ, वही स्थिति है। दांतों के नामों में सेंट्रल है, मिडिल है, लेटरल है, कॉर्नर है। ठीक है, 4 तरीके के दांत हैं। अब जो घिसा था तो वही तो पहले निकलेगा। तो 1.25 वर्ष में घिसा था अस्थायी सारे के सारे दांत, अब वहीं पर जो है 2 वर्ष में जो है केंद्रीय इंसीजर निकलना प्रारंभ हुए। तो 2 वर्ष में जो निकले, फिर ये 2.5 से 3 में मिडिल निकले, फिर 3.5 से जो है 4 में आपके लेटरल निकले, और 4.5 से 5 वर्ष में कॉर्नर निकले। ठीक है, तो 2 वर्ष में सबसे पहले जो है कौन निकले हैं? सेंट्रल इंसीजर निकले हैं, उसके बाद जो है मिडिल इंसीजर, उसके बाद लेटरल इंसीजर, उसके बाद कॉर्नर इंसीजर। अब ये जो है 5 वर्ष में निकले हैं, तो 5.25 वर्ष से लगभग ये जो है घिसना प्रारंभ कर देते हैं। 5 से 5.25, 7 वर्ष, 8 वर्ष और 9 वर्ष में सारे के सारे जो है स्थायी दांत भी घिसने प्रारंभ हो जाते हैं। तो ये स्थिति होती है। पूछ सकता है सारे स्थायी दांत जो है पशुओं के कब घिसना प्रारंभ होते हैं, तो वो प्रारंभ होते हैं 9 वर्ष। ठीक है, कितनी वर्ष में? 9 वर्ष में सारे स्थायी दांत जो है घिसना प्रारंभ हो जाते हैं पशुओं के। तो उसकी एज क्या होती है? 9 ईयर्स। ठीक है, तो ये स्थिति आपकी हो गई है। ठीक है, 2 वर्ष, 2.5 से 3 वर्ष, 3.5 से 4 वर्ष और 4.5 से 5 वर्ष। उधर आप देखेंगे तो 5 से 5.25 वर्ष, 7 वर्ष, 8 वर्ष और 9 वर्ष। ठीक है, तो ये हुई बात एक तो सेंट्रल इंसीजर की, मिडिल इंसीजर, लेटरल इंसीजर, कॉर्नर इंसीजर। 4 तरीके के दांत हैं। 2 वर्ष में घिसे, 2.5 वर्ष से 3 वर्ष में घिसे, उसके बाद 3.5 से 4 और उसके बाद 5 वर्ष में घिसे, और उसके बाद लास्ट घिसावट जो प्रारंभ हुई स्थायी दांतों की वो 5.25 वर्ष से हुई। 5.25 वर्ष में, 7 वर्ष में, 8 वर्ष में, 9 वर्ष में, इस तरीके से घिसावट जो है प्रारंभ हुई। ठीक है, तो ये दोनों प्रकार के दंत सूत्र थे, स्थायी और अस्थायी दोनों। ठीक है, अब इसके बाद बात करेंगे हम स्थायी और अस्थायी दंत सूत्रों के बाद विद्यार्थियों नेक्स्ट बात आएगी कि जो दंत फार्मूला है पशुओं का वो क्या है। ठीक है, तो दंत फार्मूले की हम बात करेंगे। पहला देखते हैं, पहला दंत फार्मूला आप देखिए, जुगाली करने वाले पशुओं के दंत सूत्र। ठीक है, जो जुगाली करने वाले पशुओं के दंत सूत्र अगर हम देखते हैं, जुगाली करने वाले पशुओं के दंत सूत्र अगर देखें तो इसमें आता है आपका अस्थायी दंत सूत्र। पहले हमने बताया अस्थायी दंत सूत्रों की संख्या 20 होती है। कितनी होती है? 20। अस्थायी दंत सूत्रों की संख्या 20 होती है। ठीक है, तो इसमें देखेंगे, और बताया था प्रीमोलर इसमें जो होता है, मोलर अब्सेंट होता है, प्रीमोलर प्रेजेंट होता है, मोलर अब्सेंट होता है अस्थायी दांतों में। तो देखिए इंसीजर में 0, 0, 4, 4 नीचे की तरफ है। कैनाइन अनुपस्थित होते हैं इनमें, है ना। क्यों अनुपस्थित होते हैं? क्योंकि कैनाइन जो होते हैं ये केवल और केवल कार्निवोरस में होते हैं, है ना, इसमें होते हैं। कैनाइन ज्यादातर डेवलप्ड जो होते हैं मांसाहारियों में, मांसाहारी। देखिए एक होता है कार्निवोरस, ओमनिवोरस, हर्बीवोरस। ठीक है, जो मांसाहारी जीव होते हैं
उनमें क्या होता है, कैनाइन ज्यादा डेवलप होते हैं। जैसे आपने देखा होगा शेर या कुत्ता, ठीक है, इनके 2 दांत साइड में इधर से ऐसे लंबे लंबे इतने निकले होते हैं, वही कैनाइन होते हैं। क्योंकि कैनाइन का काम होता है मांस को फाड़ना, ठीक है, क्या करना, फाड़ने का काम करता है कैनाइन। और जो इंसीजर होते हैं ये पकड़ते हैं किसी चीज को। इंसीजर यानी कि सबसे आगे वाले जो दांत होते हैं पकड़ते हैं, कैनाइन फाड़ते हैं। जिसके भी कैनाइन डेवलप हो समझ लीजिए ये मांस का सेवन करता है। अगर कोई नहीं बता रहा है कि कैनाइन कैसे भी हो, अगर नहीं आपको पता चल रहा है, तो अगर कोई ज्यादा मांस का सेवन करता है तो उसके कैनाइन जो होते हैं वो डेवलप हो, ठीक है, क्योंकि कैनाइन का डेवलपमेंट तभी होता है जब मांस का जो व्यक्ति सेवन करता होगा। उसके बाद प्रीमोलर अग्र चवर्णक जिन्हें कहते हैं, और उसके बाद होते हैं मोलर चवर्णक, ठीक है। तो ये इस प्रकार से दांत होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। तो अस्थायी दंत सूत्रों की संख्या होती है 20। तो ये देखिए गिनेंगे कैसे हैं, गिनने के लिए हम बता देते हैं 4, 4, 8 है ना, और 8 और 6 14 और 6 20। तो टोटल कितने हो गए, 20 हो गए। वही वहां पर लिखे हुए हैं और इनके जोड़ने का, इनको सबको ऐड करते जाइए। देखिए 4 4 कितना हो गया 8, ये 3 3 6, नीचे वाले 3 3 6, 6 6 12 और 8 20 हो गया। वही यहाँ पर लिखे हुए हैं 20, ठीक है। अगला स्थाई देखते हैं। स्थाई में देखेंगे, देखिए 4 ये हैं 4 ये हैं, 8 हो गए। 6 यहाँ पर हुए, फिर 6 यहाँ पर हुए, फिर 6 यहाँ पर हुए, फिर 6 यहाँ पर हुए, यानी कि 12 12 24 और 8, 24 और 8 हो गए 32, ठीक है। तो टोटल जो हो गए दांत कितने हो गए, 32 हो गए। और इसमें मोलर पाए जाते हैं। तो मोलर जो होते हैं सबसे अंतिम दाढ़ होती है, या अकल की दाढ़ इसी को बोला जाता है। मनुष्यों में भी ये निकलती है, मोलर वाले दांत जो निकलते हैं अकल दाढ़ बोली जाती है। तो ये सबसे लास्ट में निकलते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम दांतों को गिन लेंगे, यानी कि इंसीजर्स की जो संख्या होगी वो होगी आपकी 8 यहाँ पर। कैनाइन यहाँ पर भी अनुपस्थित है, क्योंकि ये कैसा है, कैसा है, हर्बीवोरस है, हर्बीवोरस है। हर्बीवोरस का मतलब शाकाहारी है। गाय कैसी है, शाकाहारी है, हर्बीवोरस है। मनुष्य कैसा है, ओमनीवोरस है, सर्वाहारी है। ओमनीवोरस का मतलब सर्वाहारी। बिल्ली कैसी है, बिल्ली कैसी है, बिल्ली ओमनीवोरस है, बिल्ली ये सब खा लेती है। ये सभी एग्जाम्पल याद रखिएगा, कैटेगरी में पूछा जाता है, ठीक है। और जो सर्प है जिसको स्नेक कहते हैं, ये कैसा है, स्नेक कैसा है, स्नेक कार्निवोरस है, याद रखिएगा, मांसाहारी है। स्नेक सर्वाहारी श्रेणी नहीं आता है, ये ध्यान रखिएगा। कुछ लोग जो है स्नेक जो होता है सर्प, कुछ लोग जो है उसे हरजी में कहते हैं कि दुग्ध पीता है स्नेक। ऐसा कभी नहीं, दुग्ध पी नहीं सकता, उसकी जीभ फटी होती है, कैसे कंपाइलेशन करेगा दूध का। सर्प जो होता है कैसा होता है, कार्निवोरस, कार्निवोरस होता है ना। मांस खाता है ये केवल और केवल, मांसाहारी होता है। इसको जो लोग पकड़े रहते हैं वो रात में चुप्पे से, रात में इसको मेढा खिलाते हैं, चूहा खिलाते हैं, तभी ये जो है पल पाता है। ये दूध दूध नहीं पीता है, ना गेहूँ गेहूँ खाता है, सीधा सीधा ये निकलता है सर्प, मेढक, और बड़ा हो जाता है तो बकरी बकरी भी खा जाता है, बिल्ली के बच्चे खा जाता है, अंडे खा जाता है ना। कार्निवोरस है टोटली, हरा भरा मांस वो नहीं खाता है, कुछ भी शाकाहारी नहीं है। नहीं तो कुछ लोग कहें सांप हैं जो है दूध पिलाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब भ्रांतियाँ फैली हुई। चलिए आगे अगला है, अब अगला पॉइंट आपके सामने आता है, पशुओं के निर्णायन या जांच के लिए, पशुओं से निर्णायन या जांच के लिए पशुओं से 15 से 20 फुट दूर खड़े होना चाहिए। देखिए एक बात बताएं, चाणक्य ने जो चीजें कही हैं वो यहाँ पर भी अप्लाई हो रही हैं।
पशु के इतना ज्यादा कितना भी ठीक हो, जानवर होता है, उससे बहुत ज्यादा नजदीकी न बनाए रखिए, है ना। कभी पता चला, इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है जब जांच करने जाता है, इंस्पेक्शन करने जाना चाहिए पशु से, तो 15 से 20 फीट की उससे दूरी बना के रखिए। तो यही चाणक्य ने भी कहा था कि घोड़ी से बहुत दूर खड़े होइए, औजार के सामने न कभी आइए, है ना, मूर्ख से कभी बात न करिए। तो घोड़ी के सामने आओगे, पता नहीं कितनी भी सीधी हो, अगर लात चला दी मान लीजिए तो क्या स्थिति होगी। औजार के सामने आएगा, उसे नहीं दिखता है आप कौन है, आप चाहे राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री, उससे नहीं मतलब, ठीक है। तो इसी तरीके से जानवर के पास भी बिल्कुल खड़े होकर उसका इंस्पेक्शन नहीं करना चाहिए, उसकी जांच नहीं करनी चाहिए। उससे 15 से 20 फीट की दूरी बनाए रखिए। पता चला कौन, आप बढ़िया कपड़े पहन के पूंछे ही मार दी, है ना, तो सब काम जो है खराब हो जाएगा। तो इसलिए इंस्पेक्शन के लिए हमेशा जानवर से 15 से 20 फीट की दूरी बना के रखनी चाहिए। अगली बात है पशुओं के गुणांक पत्र में सबसे अधिक अंक। देखिए ये प्रश्न पूछा जाता है, इसको आप याद कर लीजिए। सबसे अधिक अंक जो है दुग्ध ग्रंथियों को 35 अंक दिए जाते हैं। सबसे ज्यादा अंक किसे दिए जाते हैं? दुग्ध ग्रंथियों को दिए जाते हैं। कितने अंक दिए जाते हैं? 35 अंक। देखिए अंकों का निर्धारण कैसे करते हैं, जैसे बताते हैं आपको। इसमें समझने वाली बात ज्यादा है इस चैप्टर में, तो हम समझाते हैं। जैसे आप या कोई भी व्यक्ति, उसके शरीर का हमें मूल्यांकन करना है, या जैसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में, तो उनमें जितने क्वेश्चन होते हैं सबका मूल्यांकन अलग अलग होता है कि ये 6 नंबर का प्रश्न है, ये 2 नंबर का प्रश्न है, ये 1 नंबर का प्रश्न है। इसीलिए पशु के शरीर का भी मूल्यांकन किया जाता है कि 100 नंबर का जैसे पशु का हमें मूल्यांकन करना है 100% का। कितना करना है? 100% का मूल्यांकन करना है, ठीक है। तो इसमें हम पशु के लिए कहेंगे सबसे पहले कि सबसे उत्तम चीज कौन है पशु में, गाय में। तो कहेंगे सबसे इम्पोर्टेंट चीज है गाय में, हमें लग रहा है कि सबसे इम्पोर्टेंट है दुग्ध उत्पादन। भाई गाय का क्या इम्पोर्टेंट है? दुग्ध, है ना। भले टूटी टाटी हो, टेढ़ी चलती हो गाय, कोई मतलब नहीं, दुग्ध होना चाहिए तो सब पाल लेंगे। तो इसीलिए 35% इस 100% का 35% हमने कह दिया कि अगर दुग्ध ग्रंथियां सही विकसित हैं गाय की, गाय होनी चाहिए दुग्ध वाली, ठीक है, और घोड़ी होनी चाहिए चाल वाली। ये सिद्धांत है, ठीक है। गाय होनी चाहिए कैसी? दुग्ध वाली, जो दुग्ध उत्पादन दे। और घोड़ी कैसी होनी चाहिए? चाल वाली, भले पतली हो, उससे नहीं मतलब है। घोड़ी का काम क्या है? चाल, यानी कि चलना। गाय का काम क्या है? दुग्ध देना। विद्यार्थी होना चाहिए शार्प माइंडेड, ऐसा नहीं कि बहुत जो है लंबा चौड़ा हो, दिमाग जो है उसके पास ना हो, उससे नहीं मतलब। उसकी जो है हम अगर मूल्यांकन करेंगे विद्यार्थी का, दिमाग से ही करेंगे। तो इसीलिए गाय का मूल्यांकन हम दुग्ध ग्रंथियों से करेंगे, घोड़े का मूल्यांकन चाल से करेंगे, विद्यार्थी का मूल्यांकन जो है वो शिक्षा से करेंगे। तो इसीलिए जो है सबसे ज्यादा अंक जो इसे हम देंगे वो किसमें देंगे? दुग्ध ग्रंथियों के विकास के लिए देंगे। इसके बाद आता है एक सांड को सबसे अधिक सामान्य दशाओं के लिए अंक दिए जाते हैं। अगर सांड के हम देखते हैं तो सबसे ज्यादा अंक जो है 24 अंक के करीबन दिए जाते हैं। कितने दिए जाते हैं? 24 अंक, और वो भी सामान्य दशाओं की, है ना। अब ऐसा हो कि सामान्य देखने में सही सलामत हो सांड, ठीक है, तो 24 अंक इसको सामान्य दशाओं के लिए, इसके लिए दिए जाते हैं। आगे देखेंगे अगला पॉइंट है। अब देखिए बैल के अगले भाग को 19 अंक और पिछले भाग को 25 अंक निर्धारित किए गए हैं। जो बैल होता है ना, अब तो खैर इसका खेती में ज्यादा काम नहीं, लेकिन पहले काम था, तो इसका भी मूल्यांकन कभी कभी पूछा जाता था। ऐसा नहीं कि पूछा नहीं जाएगा, पूछा जा सकता है, पूछने के लिए कोई इसके लिए फाउंडेशन नहीं, ठीक है। तो अगले भाग के लिए 19 अंक और पिछले भाग के लिए 25 अंक दिए जाते हैं, क्योंकि बॉडी जो है मजबूत होनी चाहिए बैल की। खींचता है ना, प्रतिरोध उसके ऊपर बहुत पड़ता है, बहुत तरीके के काम करता है बैल। एक ही काम नहीं करता है, केवल खेत जुताई के लिए नहीं, बोझा भी ढोता है, पानी भी निकालता था पहले, है ना, गाड़ी भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता था, बहुत सारे काम करता है बैल। खलिहान में भी काम करता था,
तो मल्टीपर्पज स्टूडेंट था ये, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए भारत में 60% शिशु या बछड़े या बछियां इनकी मृत्यु प्रबंधन की कमी के कारण हो जाती है। देखिए एक बात बताएं, भारत का आदमी लोभी प्रवृत्ति का कुछ है, ठीक है, और जहां लोभ वहां पाप है, तो लोभी है तो पाप तो होना निश्चित है। तो 60% पशु के बछड़ों की मृत्यु जो होती है वो ड्यू टू लेक ऑफ मैनेजमेंट के कारण होती है, मैनेजमेंट की कमी के कारण होती है, प्रबंधन की कमी के कारण 60% की। अब देखिए क्यों हो जाती है। सबसे पहली बात है कि बताया जाता है कि बछड़ों को जो है दुग्ध दिया जाए, बच्चियों को दुग्ध दिया जाए। आदमी क्या करता है, सोचता है दुग्ध जो है उसके वजन का 1/10 भाग, बताया गया है कि दुग्ध जो है पशु को उसके वजन का 1/10 पार्ट मिलना चाहिए, 1/10वां, समझ रहे हैं। और भैंस का पशु जब भैंस बच्चा देती है उस समय उसके बच्चे का वजन 25 से 30 किलोग्राम होता है। कितना होता है? 25 to 30 किलोग्राम। अब इसका अगर 1/10वां भाग हम कर देते हैं विद्यार्थियों तो कितना हुआ? 2.5 से 3 किलो। कितना हुआ? 2.5 से 3 किलो हो गया कि नहीं हो गया भाई? इसका जो है 25 से 30 किलो का बछड़ा होता है भैंस का, जिस समय बच्चा देती है ब्याने के समय, तो उसका 10% लिखा हुआ है वैज्ञानिकों ने कि जो है 10% दूध दीजिए तो अच्छा विकास होगा उसका। अब 2.5-3 किलो अगर भैंस का दुग्ध जो है बछड़े को दे देगा पशुपालक, और भैंस टोटली दूध देती है 8 किलोग्राम, और 1 किलोग्राम दूध की कीमत है 60 रुपए, तो वो जो है 18 यानी कि 210 रुपए बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा कि हम बछड़े को खिला दें। ये चीज बर्दाश्त कर नहीं सकता पशुपालक। वो देता है 1 किलोग्राम, ठीक है। कितना देता है? 2.5 से 3 किलोग्राम रिकमेंडेड है, और वो आधा लीटर सुबह आधा लीटर शाम। इसकी वजह से उसकी इम्यूनिटी डाउन हो जाती है, रोगों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है, और साथ साथ में उसके शरीर में बहुत सारे पैरासाइट हो जाते हैं, अंडा परजीवी और साथ साथ बाह्य परजीवी भी। और इसकी किसान इतनी जो है केयर करता नहीं, और बेचारा वो जो है यमराज को प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए 60% शिशुओं की जो है बछड़ों बच्चियों की मौत हो जाती है। अगला है बच्चों को जन्म के बाद एमोनेटिक फ्लूइड को नाक और मुंह से निकाल देना चाहिए, जिससे वो सांस ले सके। देखिए जिस समय जन्म होता है बच्चे का, उस समय उसकी मुंह और नाक में एमोनेटिक फ्लूइड होता है ना। क्या होता है? एमोनेटिक फ्लूइड होता है, तो उसको जो है निकालते हैं, उसी के बाद वो सांस लेना प्रारंभ करता है। बच्चा जो है पैदा होने के बाद एमोनेटिक फ्लूइड उसके मुंह और नाक में जो होता है उसको निकालते हैं। कभी कभी अगर सांस नहीं ले पा रहा है तो उसे थोड़ा उठा के जमीन से हल्का सा उसके वक्ष भाग को और थोड़ा गिरा देते हैं, जिससे कि उसके हार्ट में पंपिंग होने लगे, तो सांस लेना शुरू कर दें, है ना। फेफड़े भी उसके थोड़े चल जाए। ऐसा ना हो कि बहुत ऊंचाई से उठा के फेंक दो, मर जाएगा, ठीक है। हल्का उठाइए उसे, फेंक दीजिए, नीचे डालिए, तो जिससे कि उसके फेफड़े या हार्ट जो है कहीं भी कोई समस्या हो। एमनाइटिक फ्लूइड क्योंकि जमा होता है पूरी बॉडी में जन्म लेने से पहले, तो सक्रिय हो जाए, ठीक है। तो जो नाक और मुंह में लसलसा पदार्थ होता है उसको एमनाइटिक फ्लूइड कहते हैं। अगला देखेंगे। अगला है बच्चों की नोवल कार्ड। नोवल कार्ड का मतलब होता है सूंड। लेकिन नोवल कार्ड जो होती है वो सूंड होती है, उसको 8 से 10 सेंटीमीटर लंबी काट देते हैं और उस पर टिंचर आयोडीन लगा देते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा नहीं रहता है। गांव में क्या करते हैं कुछ लोग जो है इस पर कड़ुआ तेल लगा देते हैं, ठीक है। वो भी कड़ुआ तेल का मतलब सरसों का तेल,